ऑलराइट जी, लास्ट टाइम हमने बिल्कुल सिंपल बेसिक जो प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग था वो बनाया था, और प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग मींस नथिंग, फोल्डर स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज तरीके से सेटअप करना। और वो हमने कहा था कि ये सारा काम हमें किसने करके दिया था, क्रॉ टेम्पलेट ने। और क्रॉ टेम्पलेट से मुराद है क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये एक फेसबुक की रेपो है, या यूँ कह लें फेसबुक की एक स्टार्टर ऐप है जो उन्होंने हमें बना के दी है। तो हमें कुछ भी, यानी कभी भी रिएक्ट की ऐप क्रिएट करने से पहले क्या करना पड़ता है, क्रिएट रिएक्ट ऐप खुद एज अ लाइब्रेरी पहले इंस्टॉल होती है ग्लोबली, वन टाइम का प्रोसेस है। फिर उसके बाद हम nbx क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज करते हैं, और फिर जो भी फोल्डर नेम स्पेसिफाई करते हैं उसमें हम एक बेसिक रिएक्ट ऐप बना लेते हैं। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया था अदर देन मीन कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स थे उनमें एक ये था कि हमने जो भी फाइलें अभी तक के लिए हमने समझा कि जिनमें हमें अभी काम नहीं करना इन द बिगिनिंग, तो हमने उनको डिलीट कर दिया था, और उनकी जहां जहां उनका रेफरेंस था, जहां जहां वो इंपोर्ट हो रही थी, हमने उनको भी डिलीट करके हम एक बिल्कुल बेयर मिनिमल फंक्शन के साथ आ चुके हैं यहाँ पे, विच इज कॉल्ड एज एन ऐप। ठीक है, और ये ऐप एक फंक्शन है। और मैंने लास्ट टाइम कुछ पॉइंट्स छोड़ के गया था जी, कि हमने ये देखना है कि हमने जब भी कहा था कि कोई फंक्शन बनाना है जावास्क्रिप्ट में, उसके तीन ही तरीके थे और कन्वेंशंस थी कुछ, उनको हमने फॉलो करना था कि जब भी हम फंक्शंस बनाते हैं तो फंक्शन का नाम नॉर्मली हम लोअर केस से स्टार्ट करते हैं। ये पहली दफा हमने देखा है कि किसी फंक्शन का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ कोई खास बात हो रही है, एक बात। दूसरी बात, हमने ये कहा था कि फंक्शन लिखने के तीन तरीके हैं, वो तीनों यहाँ लिखे जा सकते हैं। उनमें से एक तरीका ये है कि आप उसको फैट एरो फंक्शन बना दें, लेकिन चूंकि जब आपने उस फंक्शन को कहीं और यूज करना होगा तो फिर आप उसको एक वेरिएबल में अलग से सेव करेंगे, अदरवाइज ये वरना यहाँ लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा फंक्शन लिखने का तरीका ये था कि हम यहाँ फंक्शन का कीवर्ड लिखें और फंक्शन के नाम उसमें लिख दें। तो और तीसरा तरीका कौन सा था फंक्शन लिखने का, फैट एरो फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो एनोनिमस फंक्शन का मतलब ये था कि फंक्शन का कीवर्ड था, फंक्शन का कोई आइडेंटिफायर नहीं था, तो फंक्शन को हमें कहीं कॉल करने के लिए उस केस में भी किसी वेरिएबल में सेव करना पड़ता था। तो उन तीन तरीकों में से लेट मी हैव समथिंग। जी, किसी का सवाल है? हमें आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? अगर कोई कंफर्म कर दे प्लीज। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। शायद यहाँ से आवाज का इशू है मेरे ख्याल में। आपकी आवाज आ रही है ठीक है। अब अगर कोई कंफर्म कर दे आवाज। सर आपकी आवाज आ रही है। ओके ठीक है जी, आपकी भी आ गई है, थैंक यू सो मच। सो तो हमने ये कहा था तीनों फंक्शन, अभी तक हमने जो देखा है सिंपल, हमारे सामने जो लिखा हुआ है सिर्फ फंक्शन है। एक बात को हमने पढ़ा ही नहीं था कि ये एक्सपोर्ट क्या है और डिफॉल्ट क्या है, ये दो कीवर्ड हमने नहीं पढ़े। आगे तो ये ऐप फंक्शन का नाम ही लिखा है, तो आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, मेकिंग श्योर कि आपको प्रीवियस सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अगर कोई चीज थोड़ी बहुत ऊंच नीच है तो डोंट वरी, इनफैक्ट वी विल डेफिनेटली बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट इन अपकमिंग लेक्चर्स एज वेल। तो अगर मैं इस पूरे फंक्शन में से ये चीज मिटा दूं, इसको तो आप पहचानते हैं जी कि ये फंक्शन है, और ये वही फंक्शन है जो हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ते हैं, सिवाय इसके कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। याद रखिएगा कि फंक्शन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कोई लॉजिक या कोई प्रोसेसिंग करते हैं और रिटर्न कुछ नहीं करते, और कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कोई लॉजिक या कोई प्रोसेसिंग करते हैं और कोई डेटा रिटर्न कर देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी कोई फंक्शन HTML की तरह का स्ट्रक्चर रिटर्न करे, मतलब ये HTML नहीं है, ये JSX है, वो बताऊंगा कि JSX क्या होता है, तब जाके इसको JSX का नाम दूंगा। फिलहाल अगर आपको कोई भी फंक्शन, अच्छा इसमें अगर आप कंफ्यूज हो तो आप इन ब्रैकेट्स को भी हटा सकते हैं, यू आर सेफ टू डू दैट। गॉट इट? अगर कोई भी फंक्शन HTML की तरह का कोई स्ट्रक्चर रिटर्न करे, इससे पहले हमने देखा था कि फंक्शन कोई डेटा रिटर्न करता है, दो नंबर्स को सम किया उसने रिटर्न कर दिया, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसका जो एंड रिजल्ट है वो रिटर्न कर दिया। लेकिन हमने ये आज तक नहीं देखा कि कोई फंक्शन HTML ही रिटर्न कर रहा हो, इस कोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई फंक्शन HTML की तरह की कोई चीज रिटर्न कर रहा हो या HTML का जैसा स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहा हो, तो हम उसको सिर्फ फंक्शन नहीं कहेंगे, हम उसे फंक्शनल कंपोनेंट कहेंगे। दैट्स द ओनली डिफरेंस। और बिकॉज कि ये अब फंक्शन नहीं रहा, ये क्या कहलाएगा, फंक्शनल कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट को लिखने की जो कन्वेंशन है कि दैट शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, दैट्स द ओनली डिफरेंस।
अदरवाइज आप इसको लोअर केस में लिख देंगे, चलेगा, कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन चूंकि आपको पता है कन्वेंशंस को फॉलो करना इसलिए जरूरी है कि जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन लिखी जाती हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज लिखी जाती हैं, वो सारी की सारी एक स्टैंडर्ड सेट कन्वेंशन को फॉलो करके लिखी जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप जब भी कहीं फंक्शन का नाम कैपिटल लिखा हुआ देखें तो दो सूरतें समझ जाएं, या लिखने वाले ने गलत लिखा है, या ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। वरना ऐसा भी होता है ना, कुछ लोगों ने कैपिटल से स्टार्ट किया होता है, कौन पूछने वाला है, तो इसका मतलब है अगर उसने इन दोनों में से कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो फंक्शन का नाम कैपिटल का मतलब ये क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट। जब फंक्शन का नाम कैपिटल हो तो आपको अंडरस्टैंड ये भी कर लेना चाहिए कि ये रिटर्न क्या करेगा, HTML लाइक स्ट्रक्चर रिटर्न करेगा। गॉट इट। वैसे मैं जब प्रॉपर लफ्ज यूज करूंगा JSX रिटर्न करेगा, लेकिन अभी JSX नहीं समझाया। तो एक बात तो ये समझ आ गई, ये मामला तो हल हो गया। दूसरी बात ये है कि इस अगर मैं डिफॉल्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, सिर्फ ये कर दूं, गॉट इट, तो ये भी पॉसिबल होगा आगे चल के कि मैं इस डिफॉल्ट ना लिखूं, सिर्फ एक्सपोर्ट कर दूं, ये भी पॉसिबल होगा। लेकिन अभी डिफॉल्ट जरूरी है, आपको नजर भी आ रहा है कि वो एरर दे रहा है। तो डिफॉल्ट दोनों, सॉरी, एक्सपोर्ट दोनों तरह से आ सकता है, विद डिफॉल्ट कीवर्ड और विदाउट डिफॉल्ट कीवर्ड। इन दोनों में फर्क समझाऊंगा बड़ी जबरदस्त तरीके से। तो एक्सपोर्ट का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो आपका कंपोनेंट है ना, ये इस फाइल से बाहर किसी दूसरी फाइल में भी यूज हो सकता है। दैट्स द ओनली थिंग। एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि आपने कोई पीस ऑफ कोड लिखा और आप ये चाहते हैं कि वो पीस ऑफ कोड किसी दूसरी फाइल में, रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली फंक्शन का मतलब ही ये है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का मतलब ही ये है कि आप एक कंपोनेंट लिखेंगे, उसको बार बार क्या करेंगे, रीयूज करेंगे। तो रीयूज करने के लिए जरूरी क्या है यार, इसकी अवेलेबिलिटी आउटसाइड द फाइल हो। तो इस फंक्शनल कंपोनेंट की अवेलेबिलिटी आउटसाइड दिस फाइल मेक श्योर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट थोड़ी देर के लिए मेरे पे उधार छोड़ दें, इसमें मैं वापस आऊंगा जब नॉर्मली वो एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट की दो टाइप्स बताऊंगा। एक नेम्ड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है और एक डिफॉल्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है। बट फॉर नाउ आप डिफॉल्ट को उधार समझ लें, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये चीज, अब ये सारी चीजें मिलके ना एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाती हैं। अब जब मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को या इस पर्टिकुलर फंक्शनल कंपोनेंट को जहां भी यूज करूंगा, वहां यूज करने से पहले इसको क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। इस कंपोनेंट को क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। तो मैं इसे यूज कहां कर रहा हूं, आपको पता है, इसी सोर्स फाइल के अंदर एक index.js की फाइल है। तो मैं यहां पे इस ऐप को रेंडर कर रहा हूं या लिख रहा हूं या यूज कर रहा हूं। तो यूज करने के लिए क्या जरूरी है कि आप यहां उसको पहले क्या करें, इंपोर्ट करें। लेकिन अब आपके जहन में एक और कंफ्यूजन आ गई है, हर पॉइंट एक नया पॉइंट निकलता है, यार ये इसे यूज ही करना था तो फंक्शन कॉल के लिए तो हम नॉर्मली क्या कन्वेंशन यूज करते हैं, ये नहीं करते। फंक्शन कॉल तो ऐसे ही करते हैं ना, फंक्शन का नाम लिखा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस लिखी, दिस इज द फंक्शन कॉल। बट दिस इज द नॉर्मल फंक्शन कॉल। हम फंक्शन कॉल नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, फंक्शनल कंपोनेंट। और जब बात फंक्शनल कंपोनेंट की होती है तो फंक्शनल कंपोनेंट कॉल नहीं होता, फंक्शनल कंपोनेंट रेंडर होता है। गॉट इट। सो नॉर्मल फंक्शन में और फंक्शनल कंपोनेंट में थोड़ी बहुत अब आप फर्क जानना शुरू हो चुके हैं। मजीद क्लियर डिफरेंस अभी आपको थोड़ी देर में पता लगने वाला है। अच्छा, अब एक और बात है, और एक और जरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि क्यों ऐसे, क्यों हम रेंडर करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स को टैग नोटेशन में क्यों लिखते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, which is written right over here and which is or which stands for JavaScript XML। अच्छा, जावास्क्रिप्ट तो आपको पता है क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पढ़ते चले हैं पिछले 2 हफ्ते से गालिबन, ये दूसरा हफ्ता तो चल ही रहा है एटलीस्ट। तो जावास्क्रिप्ट तो आपको पता है, इट्स अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। XML क्या है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी JSX और रिएक्ट की सारी फिलॉसफी को समझने के लिए JSX के लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिखने लगा हूं। और जब भी मैं JSX लिखूंगा, मैं इन पॉइंट्स का खास तौर पर ख्याल रखूंगा। अगर नहीं ख्याल रखूंगा तो ये मुझे एरर देगा। तो XML क्या है, बेसिकली एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं बाज़ औक़ात इस लोग, एब्रिविएशन डजंट मैटर, वो नेट से देख लीजिए। मेरे ख्याल में एक्सटेंडेबल या एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, मार्कअप लैंग्वेज एक्सटेंडेबल, यानी नॉर्मल HTML तो आपको पता ही है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो XML उससे मिलती जुलती है, लेकिन उसमें कोई डिफरेंस है। तो XML और HTML में क्या फर्क है, जरा अभी सुनिएगा। पहला फर्क ये है कि XML में, HTML में कभी आपने कस्टम टैग बनाया, यानी ऐसा मुमकिन है कि आप एक टैग, लेट्स सपोज टेस्ट नाम से कोई टैग नहीं और आपने बना लिया। HTML में ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो XML में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि आप कस्टम टैग्स बना सकते हैं, जी, अपनी मर्जी का।
कस्टम जब आ गया लफ्ज तो अपनी मर्जी का, ठीक है। वी कैन क्रिएट कस्टम टैग्स। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने HTML में टैग्स तो देखें और उन टैग्स की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, पता है आपको? अगर नहीं पता तो नॉर्मली लोग लफ्ज मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं। एट्रीब्यूट्स, टैग के एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पे ये अगर डिव एक टैग है ना, तो ये क्लास नेम क्या है? अच्छा, ये क्लास नेम से भी आप कंफ्यूज होंगे, क्लास नेम, क्लास से क्लास नेम कहां से आ गया? मैं यहाँ एक और मीनिंगफुल लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ एंकर। इट्स अ जावास्क्रिप्ट, लेट मी मेक इट टू द रिएक्ट, ताकि मुझे स्निपेट उस तरह के बोले ना, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ ए। अब मुझे बताएं कि ए तो टैग नेम है, ये क्या है href? ये इस टैग का एट्रीब्यूट है या इसी को नॉर्मली समटाइम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बोलते हैं। हम लफ्ज ज्यादा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ। बल्कि हम प्रॉपर्टी भी नहीं बोलेंगे, हम प्रॉपर्टी को भी शॉर्ट करके क्या बोलेंगे? प्रॉप्स। हम क्या बोलेंगे? प्रॉप्स। तो इसका रूट समझ आ गया ये कहां से निकला है, प्रॉप्स। अब अगर मैं ये कहूं, क्या एंकर टैग href के बगैर काम करता है? नहीं करता ना। इसका मतलब है कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो जरूरी हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ऑप्शनल हैं। अगर मैं इसी ए को क्लास की प्रॉपर्टी दे दूं, यहाँ क्लास नेम है लेकिन मैं सिर्फ जान के फिलहाल क्लास दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी क्लास दे दूं इसे स्टाइलिंग के लिए, तो मुझे बताएं कि ये क्लास प्रॉपर्टी है ना। मैं अब एट्रीब्यूट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, दो के आपसे ये समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी है ना। तो क्या ये जरूरी है टैग को वर्क, एंकर टैग को वर्क करने के लिए? ये जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको आईडी की एक प्रॉपर्टी दे दूं, तो क्या ये जरूरी है एंकर के वर्क करने के लिए? ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज कुछ जरूरी होती हैं और कुछ जरूरी नहीं होती, ऑप्शनल होती हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज क्या मैंने खुद से दी हैं? ये HTML जब सीखते हैं तो आपको पता होता है कि एंकर टैग की href की प्रॉपर्टी पहले से है, यू डिडंट डिफाइन इट। क्लास की प्रॉपर्टी एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है कि जो हर टैग को दी जा सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, आईडी एग्जिस्ट कर रही है। जब मैं XML पढ़ा रहा हूं तो मैंने कहा जी कि वी कैन क्रिएट अ कस्टम टैग। तो आपका क्या ख्याल है, जब कस्टम टैग बना सकते हैं तो प्रॉपर्टीज नहीं बना सकते? बना सकते होंगे। सो वी कैन डिफाइन कस्टम। HTML और JSX में फर्क समझा रहा हूं भाई। ये JSX में, सॉरी JSX में, सॉरी XML में कर रहे हैं कि XML में कस्टम टैग्स होते हैं और XML में कस्टम टैग्स में प्रॉपर्टीज भी कस्टम हो सकती हैं। समझ आई बात? अच्छा, कभी आप ये देखें कि कहीं किसी टैग के लिए अगर मैं क्लोजिंग टैग ना दूं, मिसाल के तौर पे BR है, HTML में ये करूं, एक्सेप्टेबल है ना? राइट? यानी अगर लेट्स सपोज अनइंटेंशनली, गैर इरादी तौर पे मिस्टेकनली किसी भी टैग का एंडिंग टैग मिस कर दे तो शायद HTML में प्रॉब्लम नहीं होगा। XML चलेगा ही नहीं जब तक क्लोजिंग टैग नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि वी आर बाउंड टू गिव क्लोजिंग टैग। वो दोनों सूरतों में हो सकता है, सेल्फ क्लोजिंग भी हो सकता है और पेड क्लोजिंग भी हो सकती है, क्योंकि टैग्स नॉर्मली कुछ होते हैं अनपेड टैग्स होते हैं, तो उनमें जैसे मैंने अभी BR लिखा था या HR लिख देता, तो इसके साथ कोई क्लोजिंग टैग तो होता नहीं है। तो इस केस में उसने क्या कर लिया, सेल्फ क्लोजिंग, लेकिन क्लोजिंग जरूर होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि XML में तीसरा रूल ये है कि हम क्या कर सकते हैं, वी मस्ट हैव टू प्रोवाइड। जैसे वी हैव टू आ गया तो मस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैव टू में मस्ट इनबिल्ट होता है, आपको पता ही है अंग्रेजी में। वी हैव टू प्रोवाइड दी क्लोजिंग टैग। और इसमें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया जी, क्लोजिंग का मतलब वो एक्सप्लिसिट भी है और वो भी है। तो वी कैन क्रिएट कस्टम टैग्स, वी कैन डिफाइन कस्टम प्रॉपर्टीज। और अगली चीज, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट XML का रूल है या नहीं है, लेकिन रिएक्ट इसको इन्फोर्स करता है। वो ये है कि आप कभी भी दो सिबलिंग्स को बगैर पेरेंट के नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप यहां लिखे ना, ये मैं अगर ये मिटा दूं और ये मेरा एक टैग है ना, अगर मैं यहाँ पे एक और टैग लिखूं डिव या कोई भी ABC या XYZ, इट्स अ स्ट्रेट अवे एरर। उस सूरत में वो क्या कहेगा कि आप इन दोनों को एक और टैग में रैप करें और फिर लिखें, तो फिर अलाउड है। तो फिर आपका सवाल ये होगा कि यार ये तो टैग्स मुझे जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब है तो इतने सारे एडिशनल टैग्स मुझे सिर्फ पेरेंट बनाने के लिए लिखने पड़ेंगे। ज़ाहिर है जितने टैग लिखेंगे उतने डोम में रेंडर होंगे और उतना डोम पे लोड बढ़ेगा, डोम में अननेसेसरी टैग्स की ज्यादती एक्सेस हो जाएगी, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो इसका हल भी रिएक्ट ने दिया है। बहरहाल फिलहाल ये समझ लें कि आप कभी भी
JSX में जब भी आप कोई 2 या 2 से ज्यादा टैग लिखते हैं तो उन सबको एक पेरेंट में रखना होगा। ये तीसरा रूल लिख नहीं रहा क्योंकि इसमें मुझे श्योर नहीं है कि एग्जैक्ट XML में ये रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, लेकिन रिएक्ट में ये रिस्ट्रिक्शन है। तो ऐसे केस में अगर आप ये बचना चाहते हैं कि नहीं इस तरह तो मैं जाहिर है एक कंपोनेंट तो नहीं बनाना ना, कोई दर्जनों कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो हर कंपोनेंट्स के लिए अगर मैं पेरेंट से एक्स्ट्रा डिव सिर्फ इसलिए लिखने की जरूरत है जी कि वो अलाउ नहीं करता बगैर पेरेंट के, तो फिर तो मसला हो जाएगा, अननेसेसरी बहुत सारी डिव्स और एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो फिर रिएक्ट ने एक टैग दिया है रिएक्ट फ्रेगमेंट। आप ये खाली टैग दे देना, इन टैग्स को बोलते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट टैग्स। ये डॉम में रेंडर नहीं होते लेकिन ये पेरेंट का काम करते हैं। यानी अगर आप डॉम में इंस्पेक्ट करेंगे तो ये कोई डिव शिप कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये बाकी एलिमेंट्स की ग्रुपिंग और पेरेंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये खाली टैग्स होंगे ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्ट फ्रेगमेंट टैग्स। अच्छा जी, ये बातें समझ आ गई। ये तो थी XML की रिस्ट्रिक्शंस। क्लोजिंग टैग मस्ट होना चाहिए, कस्टम टैग्स बन सकती हैं, कस्टम प्रॉपर्टीज भी बन सकती हैं, और हम उनको आज के बाद प्रॉपर्टीज भी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, प्रॉप्स बोलेंगे। दैट्स इट। ठीक होगी बात। और आखिरी चीज, अच्छा सुने, ये इन सारे रूल्स को फॉलो करके हम जो चीज लिखते हैं ना उसको हम बोलते हैं XML। दैट्स इट। जावास्क्रिप्ट XML। अब इसे जावास्क्रिप्ट XML सो JSX बोलते हैं। JSX क्यों नाम दिया गया? इसमें लिखते HTML, लेकिन उस पर रूल्स कौन से अप्लाई होते हैं, XML वाले। तो इसका मतलब ये सारा क्या होगा, XML। क्यों, देखिएगा, अगर मैं यहां HTML में किसी तरह क्लोजिंग डिव मिस कर दूं तो शायद वो एरर नहीं देगा, चलेगा, सही है, हो सकता है अब नॉर्मल बिहेवियर दे दे लेकिन चलेगा जरूर। यहां वो चल ही नहीं रहा, कहते नहीं जी। अब ये क्या मसला हो सकता है, स्ट्रेट अवे मुझे पता जी कि मैंने क्लोजिंग टैग प्रोवाइड नहीं किया, तो इसका मतलब प्रूव हो गया ना कि ये HTML नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, whenever function returns an HTML like structure that is a JSX। क्लियर होगी बात। तो ये जावास्क्रिप्ट क्यों है, क्योंकि ये सारा कुछ लिख किसके अंदर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर। दोनों को मिलाएं तो क्या बन गया है, JSX, यानी जावास्क्रिप्ट एंड XML। कुछ रूल हो सकता है मैं स्किप कर गया हूं जो आगे चल के साथ साथ बता दूंगा, अभी ज़हन में नहीं है। एक रूल और है, चूंकि ये जावास्क्रिप्ट में हम लिख रहे हैं तो अब एक और पाबंदी भी ऊपर से आ जाती है कि जावास्क्रिप्ट में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो पहले से प्री डिफाइंड है, रिजर्व वर्ड कह लें, जिन्हें कीवर्ड्स कह लें। मिसाल के तौर पे फॉर लूपिंग के लिए स्ट्रक्चर है जावास्क्रिप्ट में, तो इसका मतलब है फॉर के कीवर्ड को किसी और पर्पस के लिए आप इस्तेमाल, आपका है मिसाल के तौर पे कॉन्स्ट, किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपका है क्लास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास जावास्क्रिप्ट के अंदर कीवर्ड है, करेक्ट। तो उस केस में हम ऐसे तमाम वर्ड्स को लिखने से JSX में गुरेज करेंगे जो पहले से जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो HTML में जहां जहां आपको क्लास लिखनी पड़ेगी वहां आप क्लास की जगह क्या लिखेंगे, क्लास नेम। ये वही CSS सेलेक्टर को यहां रेफर करने के लिए, लिंक करने के लिए इस्तेमाल होती है, बट आप क्लास नहीं लिखेंगे। और इसकी वजह क्या है कि क्लास का कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में पहले से। अच्छा, HTML में आप एक और चीज लिखते हैं, लेबल, तो आपको साथ में देता है फॉर, करेक्ट। नॉर्मल HTML में ये लिखते हैं, लेकिन आप रिएक्ट में लिखेंगे इसे HTML फॉर क्यों नहीं, बिकॉज फॉर एक पहले से जावास्क्रिप्ट के अंदर कीवर्ड है। तो उन तमाम प्रॉपर्टीज के नेम जो जावास्क्रिप्ट की एग्जिस्टिंग कन्वेंशन या एग्जिस्टिंग अवेलेबल कीवर्ड में से किसी एक के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, हम उन्हें JSX में नहीं लिखेंगे। उनके लिए रिएक्ट ने अल्टरनेट प्रोवाइड किया हुआ है पहले से, और वो दो की मिसाल सामने आ गई है। और कोई अगर आपके जहन में है जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड मुझे बता दें, मैं उसका हल बता दूंगा, नहीं तो आगे चल के काफी सारे इस तरह के यूज होंगे, हमें ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा। ठीक हो गया जी। सो ये रूल्स अगर आप अब मुझे बताएं, ये जो मैंने पढ़ाया ना थ्योरी, इसको जरा अप्लाई करके दिखाता हूं। अब आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि मैंने ऐप को यूं क्यों लिखा है, और अब आप ये भी बता सकते हैं कि ये ऐप कोई बिल्ट इन टैग का नाम नहीं है, ये कस्टम टैग है। ये क्या है, और अब आप ये भी कंसीक्वेंस या रिजल्ट निकाल चुके हैं कि जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो रेंडर होते वक्त वही कस्टम टैग होता है। ये टैग पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ऐप का, ये टैग हमने खुद फंक्शनल कंपोनेंट बनाया और इसे रेंडर करते वक्त क्या कर लिया, टैग नोटेशन में उसे लिख लिया। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट just like a JavaScript, since it is not a JavaScript, it is a JSX, so we have to render it, we don't have to call it।
और जब हम रेंडर करेंगे तो वही जो नाम है उस फंक्शनल कंपोनेंट का वो बन जाएगा क्या, टैग। हो गया ना कस्टम टैग। अब आपका सवाल ये है जी कि कस्टम टैग है तो इसका मतलब आप ये भी दे सकते हैं, प्रॉपर्टी नेम एबीसी दे दिया। जब मैंने कहा जी कस्टम प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं तो आप ही ने पूछा था कुछ भी कर सकते हैं, मैंने कहा जी बिल्कुल, कस्टम का मतलब क्या है, किसी भी नाम से प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो फिर आपको ये डिसाइड करना है कि इस कंपोनेंट के लिए प्रॉपर्टी की जरूरत है भी या नहीं है, ठीक है, ये एक सवाल बाकी है। लेकिन प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, दिस इज द परफेक्ट वैलिड सिंटैक्स फॉर राइटिंग प्रॉप्स विद टैग। मैंने क्या पढ़ा है, एचटीएमएल में प्रॉपर्टीज कहां देते हैं, टैग के नाम के साथ टैग के अंदर ही देते हैं ना, तो वही काम नहीं कर रहा, जैसे href था एंकर टैग के अंदर, वही तो काम ये कर रहा हूं। सो दैट्स द परफेक्ट सॉलिड फाउंडेशन फॉर यू टू अंडरस्टैंड समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। समझ आ गई बात जी? तो मैं इन सारी चीजों को यहां से डिलीट करता हूं, सिर्फ फ्रैगमेंट टैग्स रहने देता हूं। और अब अच्छा, फिर आप देखें, ये तो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोड। अब कंपोनेंट देख लें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूआई। यूआई में क्या होता है, नॉर्मली जब आप एक वेबसाइट डिजाइन करते हैं ना, तो अब लार्ज वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्मॉल कंपोनेंट्स, या इसको उल्टा कर लें तो मल्टीपल स्मॉल कंपोनेंट्स कंबाइन टू मेक अ कंप्लीट वेबसाइट। मिसाल देख लें, ये आपके सामने यूआई नजर आ रहा है ना, टीम्स का, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का यूआई नजर आ रहा है। अगर आपको मैं देखूंगी इसमें कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, तो हर वो चीज जिसको आपने रीयूज करना है उसे कंपोनेंट बना दें। हर वो चीज जिसको आपने रीयूज करना है उसको कंपोनेंट बना दें। ये लाइन शायद आपको अभी समझने में मुश्किल हो, जरा लेट मी एक्सप्लेन। मिसाल के तौर पे देखें, ये मेरी टॉप पे नेव बार है, गॉट इट। तो आपको हो सकता है कि ये नेव बार कहीं बॉटम में भी जाके यूज करनी पड़े, हो सकता है ये नेव बार किसी और पेज पे जाके यूज करनी पड़े, तो नेव बार तो रीयूज हो सकती है ना भाई। इसी तरह इस नेव बार को क्या बना दें आप, कंपोनेंट बना दें। और कैसे बनाएंगे, वही फंक्शन नेव ब्रैकेट्स रिटर्न जेएसएक्स, दैट्स इट। अब मुझे ये बताएं कि इस नेव बार के अंदर ये जो सर्च बॉक्स है ये भी तो रीयूज हो सकता है। बाज वेबसाइट्स में सर्च बार टॉप पे होता है, बाद में टॉप पे भी होता है, बॉटम पे भी होता है, बाद में टॉप पे भी होता है और साइड बार पे भी होता है सर्च बॉक्स। तो क्या तीन सर्च बॉक्सेस अलग अलग लिखेंगे या बनाएंगे या डिजाइन करेंगे, नहीं, एक ही सर्च बॉक्स बनाएं, डिफरेंट जगहों पे से रीयूज कर लें। तो इसका मतलब ये है कि ये भी अलग कंपोनेंट बन सकता है और ये एक अलग कंपोनेंट बन सकता है। और इसका मतलब ये भी है कि नेव बार बजाते खुद एक कंपोनेंट है, इसको फिर ब्रेक डाउन करें तो वो खुद तीन कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है। तो यूआई के पर्सपेक्टिव में भी समझ आ गई कंपोनेंट क्या है। अच्छा, ये सिर्फ एक है साइड बार। अब हो सकता है कि आपने एक पेज पे जो साइड बार है वो लेफ्ट साइड पे दी है, दूसरे पेज पे, एक वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पेजेस ना, दूसरे पेज पे क्लाइंट कहता है नेव बार राइट पे होनी चाहिए, तो क्या आप नया कंपोनेंट बनाएंगे उसके लिए, नहीं, सिर्फ उसकी एक प्रॉप चेंज कर देंगे और प्रॉप में स्पेसिफाई कर देंगे कि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड है या राइट साइड, कंपोनेंट वही रहेगा, रीयूजर। फिर आप इसके अंदर भी इसको भी फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फिर ये एक आपका कंपोनेंट है, यहाँ यूजर की लिस्टिंग आनी है, लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल यूजर्स, ये अगेन क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट हो जाएगा और कंपोनेंट हो सकता है। मेक सेंस? तो अभी आपको इतना ही रखना है। अब हम जरा प्रैक्टिकली कंपोनेंट बनाते हैं, जरा फिर आपको सही समझ आएगी जबरदस्त किस्म। ये रूल्स आप मैं यहाँ लिख रहने देता हूँ ताकि मैं बार बार इनको रेफर करूँ और आपको याद करूँ। तो मुझे ये बताएं, अभी तक मैंने ऐसी कोई बात की है कि आप एक फाइल में एक ही कंपोनेंट रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं की ना, तो कसम चवालो करनी भी नहीं, ठीक है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मर्जी हमारी अपनी है, लेकिन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि आपने हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग फाइल बनानी है। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे यूं लिख दूं फंक्शन टेस्ट, तो ये क्या है, ये क्या है, अल्लाह अकबर, क्या है ये, फंक्शन है, फंक्शन है। अजी बोल गए हो भाई, 5 मिनट नहीं गुजरे भाई, ये फंक्शन नहीं है, कैसे पता लगा, फंक्शन कंपोनेंट है सर, कैपिटल है। के मुताबिक, सॉरी क्या बोल रहे हैं, फंक्शन कंपोनेंट है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक की मालूमात के मुताबिक ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शनल कंपोनेंट है भाई, टी कैपिटल है। अब आपको जावा से इतनी प्यारी लग गई है कि उसको छोड़ के आगे जाने का दिल ही नहीं कर रहा थोड़ा सा आगे बढ़े ना। अच्छा, अब इसकी मजीद कंफर्मेशन कहां से होगी, ऐसे तो हिंट मिल गया ना कि फंक्शनल कंपोनेंट, मजीद कंफर्मेशन कहां से होगी कि रिटर्न क्या कर रहा है ये। तो इसका मतलब अगर मैं ये कर दूं ए
या यूं कर लें 56 प्लस 65, तो अब ये क्या बन गया है, फंक्शन बन गया है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि फंक्शन कैपिटल से स्टार्ट, तो मैंने क्या बोला कि जब भी कोई चीज कैपिटल से स्टार्ट हो तो दो मतलब है, या आपने गलत लिखा हुआ है या आपने फंक्शनल कंपोनेंट लिखा हुआ है। तो मैंने कैपिटल से स्टार्ट करके रिटर्न क्या कर दिया, कोई एक्सप्रेशन, तो मैंने कन्वेंशनली गलत लिखा हुआ है। ठीक है, थ्योरेटिकली करेक्ट है, मतलब जवाब देगा चलेगा भी सही, लेकिन कन्वेंशनली गलत लिखा हुआ है। तो मैं अगर कैपिटल टी से स्टार्ट किया तो रिटर्न भी क्या करूंगा, JSX। ठीक, तो मैं कहता हूं जी कि मुझे क्या रिटर्न करके दो, ये फ्रेगमेंट टैग्स में लिखे, और मैंने कहा जी कि इन फ्रेगमेंट टैग्स में मुझे, या एक ही लाइन में रखें कोई मसला नहीं, सिर्फ क्या करें जी, H1 लिख के दो। ऐसे कहो जी हेलो फ्रॉम टेस्ट। इसको यूं कर दें, ज्यादा ब्यूटिफिकेशन के लिए या मेकअप करना है या ज्यादा अच्छी रीडेबिलिटी के लिए यूं कर लें, दोनों तरीके ठीक है, ये जरा ज्यादा रीडेबल हो जाएगा। तो ये क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट है। अब दो निशानियां हो गई हैं। पहली निशानी क्या है, कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी निशानी क्या है, रिटर्न JSX कर रहा है। दोनों निशानियां पूरी हो गई। और JSX में अगर मैं ये क्लोजिंग टैग ना दूं, उसे मसला हो जाएगा भाईजान, क्लोजिंग टैग। ये पूरे हो गए ना तीन चीजें। अच्छा, तीनों नहीं हुई, अभी एक हुई है शायद। खैर, क्या मुझे इसे एक्सपोर्ट करने की जरूरत है, जवाब दें जी। इसका जवाब यह है कि अगर इस फंक्शनल कंपोनेंट को किसी दूसरी फाइल में यूज करना है तो एक्सपोर्ट करने की जरूरत है, अगर नहीं यूज करना तो एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, यहां डिफॉल्ट कम्स इनटू प्ले। डिफॉल्ट के मुतालिक एक और इंफॉर्मेशन, अभी डिफॉल्ट बताया नहीं होता कि एक ही फाइल में एक वक्त में एक ही डिफॉल्ट हो सकता है। अभी दो डिफॉल्ट कर रहा हूं तो मसला कर रहा है, बाकी कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक, खैर, तो जरूरी नहीं है कि आपने जब कोई कंपोनेंट बनाया तो इसे एक्सपोर्ट करना ही करना है। अगर मैं इस फंक्शनल कंपोनेंट को इधर ही यूज कर लूं तो फिर तो एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, मुझे सेम फाइल में यूज करना है। ऐसे ही है ना। तो यहां उसको लिखने का तरीका ये है, ठीक है, ठीक है ना, एक ही फाइल में ना, तो हम इस तरह कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही है। ये कब कहा है मैंने, कुछ कह रहे हैं हाँ, मतलब मुंडी लाई जा रहे हैं, पूछ नहीं रहे भाई ये कब बताया आपने कि एक ही फाइल में हो तो इस तरह कॉल कर सकते हैं। और नहीं कॉल कर सकते शहजादियों, ये बताया मैंने कि एक ही फाइल में हो तो, मैंने कहा जी फंक्शनल कंपोनेंट को नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल ही नहीं कर सकते, चाहे सेम हो चाहे जिधर मर्जी हो। ये गलत कर रहा हूं मैं। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, कैसे कॉल नहीं करना, रेंडर करना है। कैसे, टैग नोटेशन में भाई। अभी तक आपको यकीन नहीं आ रहा कि आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, जवाब तो नहीं दे रहे आप। दिस इज द वैलिड थिंग। बन गया ना कस्टम टैग, टेस्ट के नाम से कस्टम टैग बन गया ना, मसला कोई नहीं है। पता नहीं क्यों झिझक रहे हैं यार, जब मैं सारा कुछ रूल्स पहले बता चुका हूं इंप्लीमेंट करने से, स्टिक टू दैट। पीछे इमाम साहब के, बस दैट्स इट। समझ आ गई ना। तो कस्टम टैग बनाने का तरीका पता लग गया, और कस्टम टैग को यूज करने का तरीका पता लग गया। अब जरा इसको आउटपुट में जाके चेक करें, चल भी रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स रन इट। परेशान हो रहे हैं आप, नहीं हो रहे, बहुत आसान चीज है यार, मजे की चीज है। आप थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, तो जब इसके वो देखेंगे आप शशके वशके, तो फिर आप कहेंगे यार ये तो HTML में तो टाइम जाया करते हैं। खैर, टाइम जाया नहीं है, वो उसकी अपनी वर्थ है और उसको ही यूज करेंगे। दो कि हमने उसको नाम बदल दिया, थोड़ा सा JSX बना दिया, लेकिन स्टिल यूज वही होंगे। स्टाइलिंग स्टाइलिंग सारा कुछ उसी तरह होगा, लेआउट डिजाइनिंग सारा कुछ उसी तरह से होगा। ठीक है जी। ऑनलाइन कोई इशू, इतनी देर में ये रन होता प्रोजेक्ट। अब कोई इशू है, कोई फीडबैक है तो बता दें। अच्छा, अब जितनी देर ये रन होता, मुझे ये बताएं कि अब इस रिटर्न में एक ही टैग है, मल्टी टैग्स नहीं है, तो फिर ये लिखने की जरूरत है। ये तो तब था ना जब दो टैग्स को आपने ग्रुप करना होता था। ये भी ठीक है ना। ऐप क्या रेंडर कर रहा है, टेस्ट क्या है, एक फंक्शनल कंपोनेंट है। और मुझे बताएं, इसमें भी अगर एक ही लाइन है तो इसको भी लिखने की टैग्स की जरूरत तो नहीं है ना, फ्रेगमेंट टैग्स। ये भी हो सकता है।
समझ आई? तो फ्रेगमेंट टैग्स कहाँ यूज करने हैं? जहां आपने दो सिबलिंग्स को ग्रुप करना है या इकट्ठा रेंडर करना है या इकट्ठा रिटर्न करना है। तो ये अब परफेक्ट है ना। और फिर मैंने कहा कि डिफॉल्ट एक फाइल में एक ही हो सकता है, या डिफॉल्ट टेस्ट होगा या डिफॉल्ट ऐप होगा। ठीक, तो अब अगर जरा मैं रिएक्ट का अपना स्ट्रक्चर बदल डालूं, जरा सुने जी, ये तो यहां तक तो समझ आ गई ना। चलिए पहले इसे रन कर लेते हैं, फिर इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। नहीं, फर्स्ट टाइम ये सिस्टम्स पे डिपेंड करता है। ये सिस्टम फर्स्ट टाइम से, नॉर्मली अभी तक तो आपको ये क्रिएट करके आना चाहिए था। आज तो मुझसे ना पूछते, आपको खुद पता होना चाहिए। मतलब वीडियोस के बगैर भी तो कोई काम कर लो ना यार। चल मैं कर देता हूँ आज, आप मुझे जाने से पहले। आउटपुट क्या आना चाहिए वैसे आपके ख्याल में? ब्राउजर पे आउटपुट क्या आना चाहिए? H1 आएगा, हेलो फ्रॉम टेस्ट। वही का मतलब बोल दो ना वही मुझे क्या पता, मतलब मैं ले मेरा आदमी हूँ। एनीवेज, क्या आया जी? हेलो फ्रॉम द, और ये ऐप कंपोनेंट से नहीं आया, ये आपके कस्टम कंपोनेंट से आया। उसका नाम क्या था? टेस्ट था। अब मुझे बताएं कि यहां से डिफॉल्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? ऐप। अगर मैं इसको कर दूं, मुमकिन है ना? एक फाइल में एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। अब मैंने ऐप की जगह क्या कर दिया? टेस्ट कर दिया। आउटपुट क्या आएगा? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? रिटर्न के अंदर तो कुछ है ना, टेस्ट के अंदर तो कुछ है, बहुत कुछ है। बल्कि यहां से एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? टेस्ट। यहां पे इंपोर्ट क्या हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट बात एक समझने वाली है। आपने जब फाइल दे दी ना कि फाइल नेम ऐप है, इसमें से कोई चीज इंपोर्ट हो रही है और उस इंपोर्ट को इसमें सेव कर दो। अब इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंपोर्ट क्या चीज हो रही है? वही जो यहां से एक्सपोर्ट हो रही है। समझ आइए बात या नहीं समझ आई? अच्छा, मैं दोबारा बताने से बेहतर नहीं है कि यही काम कर दूं? अब तो समझ आ गई है ना? नहीं, क्या करते हैं यार। अब समझ आएगी। अब तो समझ आ गई है ना? अब भी नहीं समझ आई? मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा टेस्ट। मैंने इसको यहां से एक्सपोर्ट कर दिया। इंडेक्स में जाके मैंने उसे यहां पे क्या किया? इंपोर्ट, और उसको रेंडर कर दिया। समझ आ गई बात? अब जरा इसको, चले मैं ट्विस्ट नहीं करता, छोड़ दें ट्विस्ट को। अभी शायद आप थोड़ा सा प्री मेच्योर स्टेज पे ट्विस्ट करने से ना पिछला भी खराब हो जाएगा। ठीक है, सो ये समझ आ गई यहाँ तक बात? अब मुझे ये बताएं कि मैंने कहा कि एक वेब पेज पे कई कंपोनेंट्स हो सकते हैं ना आपके। ठीक है, अब जरा आपको फिर मजा आने वाला है। अब मैं इसे टेस्ट के बजाय क्या कर दूं? हेडर, और इसी को कॉपी करके मैं यहां पे क्या बना लूं? वेबसाइट में क्या होता है? हेडर, फुटर और मेन सेक्शन। टिपिकली पेज पे ना मैं तीन कंपोनेंट्स बना के आपको रेंडर करके दिखा रहा हूं। अब ये एरर क्या दे रहा है? वो कह रहे जी टेस्ट इज नॉट डिफाइंड। वो कह रहे जी टेस्ट को आप रेंडर कर रहे हैं लेकिन टेस्ट तो डिफाइन भी नहीं है, चेंज कर दिया ना हमने। ठीक है, तो खैर इसको बाद में देखते हैं। और एक और फंक्शन बनाते हैं, फिर ये फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं और उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बजाय इसके कि हमारा टाइम लगे इस पे हम क्या करते हैं जी? हेडर की स्पेलिंग भी गलत लिखी हमने, DER, और यहाँ पे हम कर लेते हैं जी क्या? हेडर, मेन, और इसका कोई खास मतलब नहीं है, मैं जस्ट वो सीक्वेंस बना रहा हूँ जो आपको वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट में बताया था कि। और अब ये टेस्ट नहीं है तो यहाँ मैं क्या करूँ? अब मुझे तीन कंपोनेंट्स रेंडर करने हैं, तो मैं क्या करूंगा? हेडर, मेन,
मुझे आप बताएंगे कि ये एरर क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? यस, इनको हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट टैग में रैप कर देंगे। मैंने कहा था कि ये एक ही चीज रिटर्न करता है, यानी JSX शुड रिटर्न या फंक्शनल कंपोनेंट शुड रिटर्न ओनली वन थिंग। अगर मल्टीपल चीजें हैं तो आप उन्हें क्या कर दें, रैप कर दें, या तो एक एक्सटर्नल पेरेंट टैग में, लेकिन हम नहीं चाहते कि डॉम में एक्स्ट्रा टैग्स क्रिएट हो, तो हम एक फ्रेगमेंट टैग में उसे इनक्लोज कर देते हैं। दैट्स ऑल फाइन। अब क्या आउटपुट आना चाहिए जी, हेलो फ्रॉम हेडर, जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में। हेलो फ्रॉम मेन, तो चेक करें, कुछ भी नहीं आ रहा। इसकी रीजन क्या है, यहां से हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहां हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐप, और यहां भी क्या ऐप। तो इसका मतलब है हमारा सब कुछ ठीक है, इसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए, ठीक है। सो यहाँ एक मसला है कि लाइन नंबर 13 में अनरीचेबल कोड, नो अनरीचेबल और समथिंग लाइक दैट। अनरीचेबल कोड लाइन नंबर 13 किसकी, app.js। अजान हो जाए तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं और इसको एक्सप्लोर भी करते हैं क्यों। जी, सो हमारे पास एक एरर आ रहा था, वो बड़ा अजीब सा आ रहा था, और दैट वाज रिलेटेड टू द अनरीचेबल कोड। अब आई स्टिल कांट प्रेडिक्ट कि क्यों आ रहा था, मैं उसी की कोशिश कर रहा था ड्यूरिंग अजान की जो ब्रेक है। मैंने लिखा था यूं शुरू में ना, ये 2 ब्रैकेट्स डाले बगैर कुछ, ये काम मैंने किया था, और ये मुझे कह रहा है जी अनरीचेबल कोड। नॉर्मली जब आप जो रिटर्न करते हैं
तो कन्वेंशनली हो गया भाई, ये काम आप कर दिया करें और इट्स बाकी काम वही है कि आप इन दो ब्रैकेट्स में, यानी जिसे कहते हैं पैरेंथेसिस कहते हैं, उनमें जो भी आपका रिटर्न की स्टेटमेंट है, चाहे वो पूरा JSX है या वो एक टैग है या वो 2 टैग्स है या 3 टैग्स है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है बेसिकली, जिस सीक्वेंस में ये हैं, ये तीनों कस्टम टैग्स हैं। हेडर भी क्या है, कस्टम टैग है, और ये सेल्फ क्लोजिंग है, यानी क्लोजिंग जरूर है, फुटर भी और मेन भी, और इन पे वो सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं जो यहाँ पे हैं। वी कैन क्रिएट कस्टम टैग्स, वी कैन डिफाइन कस्टम प्रॉपर्टीज, ये काम अभी तक हमने नहीं किया, अभी ये करने लगे, एंड वी हैव टू प्रोवाइड द क्लोजिंग टैग। JSX बना लिया हमने, JSX को रेंडर भी कर लिया हमने, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है आपको, पक्की बात है। अब ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई बड़ी वेबसाइट बनानी हो, कोई कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनानी हो, मिसाल के तौर पे ये एक तो माइक्रोसॉफ्ट टीम की एग्जांपल दे चुका हूं आपको, दूसरा आप ये देख लें, कोई भी शॉपिंग कार्ट की बनानी हो या इवन द्राज वगैरह की या अमेज़न की या ईबे की, तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स यूआई है। इसका मतलब है यहाँ तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे और बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट्स हो सकते हैं। यानी अभी तक हमने जितने भी कंपोनेंट्स बनाए हैं उनमें कितनी लाइनें थी, एक एक लाइन ऑफ कोड था। रियल टाइम में ऐसा तो नहीं होता ना, कंपोनेंट्स भी बड़े होंगे और फिर सारे कंपोनेंट्स को एक ही फाइल में लिख देने से क्या होगा, रीयूजेबिलिटी तो रही नहीं ना। हम इन तीनों में से किसी को एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है ये तीनों पाबंद होंगे कि सिर्फ इधर ही यूज होंगे। समझ आइए बात। तो मैं क्या करता हूं, मैं हर एक कंपोनेंट के लिए एक अलग फाइल बना देता हूं, दैट्स द बेटर अप्रोच। हर एक कंपोनेंट के लिए क्या कर देता हूं, एक अलग फाइल बना देता हूं। अब फिर मल्टीपल फाइलें हो जाएंगी, तो उन तमाम कंपोनेंट्स को मैनेज करने के लिए बेहतर तरीके से मैं सोर्स के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना रहा हूं कंपोनेंट्स के नाम से। फोल्डर ना भी बनाए कोई मसला नहीं है, ये जस्ट बेटर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। जैसे हम हर चीज को एक प्रॉपर फोल्डर हायरार्की या फोल्डर स्ट्रक्चर में मेंटेन करते हैं। इस कंपोनेंट के अंदर उतनी फाइलें बना लें जितने आपको कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो मुझे कितने कंपोनेंट्स है मेरे पास, 3 है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, इस कंपोनेंट की फाइल के अंदर एक बनाऊंगा। आइडियली कोशिश करें कि जो आपका कंपोनेंट का नाम है वही फाइल का नाम रखें, अदरवाइज नाम चेंज भी हो तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करेंगे आप ताकि कंफ्यूज ना हो। और फाइल एक्सटेंशन .js देने के क्या दें, JSX। अब आपको पता लग गया JSX क्या होता है। तो जब भी कोई कंपोनेंट बनाए, नई फाइल में बनाए और उसको एक्सटेंशन .js देने के क्या दे दें, JSX। अब आपको पता है JSX क्या होता है, एक फंक्शन होगा, कैपिटल से स्टार्ट होगा, वो HTML की तरह का कोई स्ट्रक्चर रिटर्न करेगा, उस पर कुछ रूल्स इन्फोर्स होंगे, सारा कुछ समझ आ गया आपको, ठीक है। तो मैंने इसलिए एक्सटेंशन क्या दे दी, .jsx। अब आपको फंक्शनल कंपोनेंट बनाना आ गया ना, पक्की बात है ना। तो अब आपको ये कर दें, ठीक है। यानी एक एक्सटेंशन है जिसका नाम मैं बता दूंगा, क्योंकि हमें बार बार एक कंपोनेंट बनाना है, तो कंपोनेंट का स्ट्रक्चर यही होगा ना, कंफर्म है, तो कौन घंटा लगा आगे लिखता रहे या कॉपी पेस्ट करता रहे। तो एक एक्सटेंशन है जो मुझे ये शॉर्ट काम देती है, RFCE, एंटर मार दे, वो सारा का सारा फंक्शनल कंपोनेंट खुद ही बन के आ गया। अब आपने इसके अंदर की लॉजिक लिखनी है, आपको कंपोनेंट बनाना तो कस्टम आता ही है ना, तो ये रैपिडली जैसे HTML शुरू में लिखते हैं तो हम सारा कुछ खुद लिखते हैं, UL LI, और बाद में हम एमेट की सपोर्ट से UL फिर एंगल ब्रैकेट फिर LI मल्टीप्लाई बाय 4 और फिर वो सारा कुछ शॉर्टकट काम में करते हैं, ये वो काम है। तो अब मॉडर्न रिएक्ट में आपको इंपोर्ट रिएक्ट की जरूरत नहीं है, तो आपको उसको भी हटा दें तो सिर्फ ये काम हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, उसको पता है कि मुझे डिफॉल्ट ही करना है, उसने ये कर दिया। अब मैं यहां से ये हेडर खत्म कर दूं ना, खत्म कर सकता हूँ ना भाई, क्योंकि ये हेडर अलग फाइल में शिफ्ट हो चुका है और ये यहाँ से हेडर डिव में रिटर्न कर रहा है, और तो इसको भी बंद कर दें। ये एरर आ गया ना, और ये एरर किस वजह से है पता है, वो कह रहा है भाई हेडर इज नॉट डिफाइंड। app.js की लाइन नंबर 12 में, app.js की लाइन नंबर 12 में हेडर इज नॉट डिफाइंड, तो हेडर हमने मिटा दिया ना, तो डिफाइन कहाँ से आ गया, अलग फाइल में है ना, और वहां से एक्सपोर्ट भी हो रहा है।
तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सिंपल इंपोर्ट हेडर फ्रॉम, फाइल का पाथ दे दें, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स में इंपोर्ट करते वक्त फाइल की एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं होती। वैसे header.jsx होना चाहिए, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि JSX ही होगा, तो हम उसको नहीं देंगे। वी आर गुड टू गो विद। अब मुझे बताएं कि मुझे मेन का कंपोनेंट बनाना है, दोबारा कंपोनेंट के फोल्डर में आऊं, यहाँ एक फाइल बनाऊं main.jsx, और यहाँ से ये वाला मेन हटा दूं ना, ठीक है, और इसको क्या कर दूं, ये भी एक्सपोर्ट हो रहा है ना, और इसको यहाँ पे एरर देगा। अब क्या आएगा जी, वो मेन इज नॉट डिफाइंड, तो भाई मेन को भी तो इंपोर्ट करना है ना, इंपोर्ट मेन, बात उसने पिक कर लिया। ये एक एक्सटेंशन की वजह से होता है, आप खुद मैनुअली लिखेंगे पहले कुछ दिन, क्योंकि आपको एक्सटेंशन की वो गंदी आदत पड़ गई, तो आपकी फिर याद नहीं रहेगा कि आपने करना क्या है बेसिकली, ठीक है। तो अब आखिरी रह गया जी फुटर, तो मैं दोबारा क्या जाऊंगा, कंपोनेंट में जाऊंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, फुटर डॉट JSX, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, दिस, ये भी बंद, ये भी बंद, और यहाँ पे अब एरर देगा, इसको भी बंद। हम क्या करेंगे, इंपोर्ट फुटर फ्रॉम, वो भी कह रहा है यार, बस ना आदि हो गए, खुद भी लिख लो, कंपोनेंट्स, पैरल खत्म सक्सेसफुली, और वी आर बैक। पहले हमने H1 लिखा था ना, इसलिए बड़ा बड़ा दिख रहा था, अब उसने वो डेव में बनाया है, तो काम वही हो रहा है। तो अब हमने क्या किया जी, हमने कंपोनेंट्स बनाए अलग अलग फाइलों में, उनको वहां से एक्सपोर्ट किया, लेकिन एक्सपोर्ट कौन सा किया, डिफॉल्ट। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज हमने अभी एक्सपोर्ट की दूसरी टाइप भी पढ़नी है, तो वो टाइप पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफॉल्ट हो। ये समझ आ गई है बात? अच्छा, तो अब हम बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं कि हम कोई और काम कर सकें। अच्छा, ये तो कंपोनेंट है ही है ना, लेकिन यहाँ नॉर्मल HTML भी तो लिख सकते हैं ना, मतलब जरूरी है कि कंपोनेंट रेंडर करें तो हम नॉर्मल JSX ना लिख सकें, नॉर्मल JSX भी तो साथ ही लिख सकते हैं। ये तीनों कस्टम टैग्स हैं और ये प्रीडिफाइंड टैग है, फर्क ये हुआ है, ठीक। तो अब मैं इसको ये करूं, हेडिंग कहां से आ रही है, ऐप के कंपोनेंट से, और बाकी तीनों क्या आ रहे हैं, डिफरेंट कंपोनेंट से। तो यूं आपकी जो इंटायर UI कंपोज की जाती है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपोनेंट्स rendered together in some file। अगर यहां तक समझ आ गया तो मैं आज यहाँ पे इसको क्लोज करूंगा, और कल एक, जिस तरह आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था ना, एसेंस था, अगली पूरी उसकी बुनियाद, कल का लेक्चर भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। और कल हम छेड़ेंगे बात स्टेट या डेटा की, डेटा हैंडलिंग कैसे होती है, ठीक है। जैसे हम जावास्क्रिप्ट नहीं करते थे, हमने यूजर से एक इनपुट के तौर पर डेटा लिया, उसको UI में रेंडर किया, फिर वगैरह वगैरह वगैरह। तो कल हम ये देखेंगे कि रिएक्ट में स्टेट का कॉन्सेप्ट कितना पावरफुल है, और जो किसी भी UI में रियल टाइम इतनी क्विकली जो चेंजेस अपडेट हो रही होती है ना, वो रिएक्ट के प्रिंसिपल को यूज करके कैसे पॉसिबल हुई, और यही वजह है कि रिएक्ट ने सब कुछ रेवोल्यूशनाइज किया। तो कल का टॉपिक इज रिलेटेड टू द स्टेट मैनेजमेंट, और हैंडलिंग स्टेट या हैंडलिंग कंपोनेंट स्टेट लोकली, फिर ये लोकल स्टेट क्या होती है और स्टेट शेयरिंग क्या होती है, ये उसके बाद के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो टुमारोज लेक्चर इज इंपॉर्टेंट आल्सो, बट आज की लेक्चर आपकी बुनियाद है, पक्की करेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, चूंकि अब हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लेना था वो कंफर्म हो चुके हैं, तो अब हम कोई वीडियो शेयरिंग का भी सोल्यूशन करते हैं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी बार बार रिक्वेस्ट है। तो मुझे आपकी सजेशन चाहिए कि शुड आई मेक इट पब्लिक, और इनफैक्ट लाइक यूट्यूब इज द बेस्ट इजी सोल्यूशन, या फिर हम समथिंग कोई अपना इंटरनली उसको रिस्ट्रिक्टेड मोड में अरेंज करें। आप कहते हैं लोग ना फायदा उठा रहे हैं।
रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, तो पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेना क्योंकि ये चीज़ इज समथिंग विच